डीसी करंट जो होती है, डीसी करंट में ट्रांजिस्ट इफेक्ट को हम नेग्लिजिबल मान लें, तो हम डीसी करंट को किससे कंट्रोल कर सकते हैं? केवल रेजिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल रेजिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हैं। कम ज़्यादा, कंट्रोल का मतलब कम ज़्यादा। लेकिन ऐसे करंट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें 3 कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से? इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। ठीक है, आप सभी उनके साथ फैमिलियर है। ये इंडक्टर, इस टाइप से ये जो कॉइल है इसको हम इंडक्टर कहते हैं। इसका जो इंडक्टेंस होता है उसको L से शो करते हैं। और जो कैपेसिटर होता है, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है इसको C से डिनोट करते हैं। और रेजिस्टेंस R ये होता है। ठीक है, आपको ये सारे कंपोनेंट, ये जो ट्यूबलाइट की स्ट्रिप्स है, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट आ रही है, इसके अंदर मिल जाएंगे। ये जो कलर्ड है वो सारे क्या है? रेजिस्टेंस है। कलर्ड है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। और ये डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर लगे हुए हैं। फैन में भी एक गोल वाला सेल लगा हुआ है, वो भी कैपेसिटर है। ये डिफरेंट टाइप के क्या कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी कैपेसिटर है। आप इनकी यूनिट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा इसमें कॉइल भी लगी हुई है। ये इंडक्टेंस कॉइल है, ये जो है इंडक्टेंस कॉइल है, ये भी क्या है? कॉइल है। अलग अलग टाइप की कॉइल लगी हुई है। ठीक है, तो ऐसे करंट को कंट्रोल करने के लिए हम तीनों वेरिएबल को अपनी आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। तो अब हमें देखना है कि तीनों वेरिएबल को कनेक्ट करेंगे और जो हम अब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी और उस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस फ्लो होगा और उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, मतलब कौन कितने टाइम बाद कम होगा, ज़्यादा होगा, ये सारा हमें स्टडी करना है। तो जो फेज डिफरेंस को बनाने के लिए हम जो डायग्राम बनाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? फेजर डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजर डायग्राम। ये बात ध्यान रखना, फेजर डायग्राम आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ हम करंट और टाइम के बीच में, वोल्टेज और टाइम के बीच में बनाएंगे। फेजर डायग्राम है वो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन को शो करेगा। फेजर डायग्राम है वो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन शो करेगा। तो अभी 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट है रेजिस्टेंस। क्या है? सबसे सिंपलेस्ट है रेजिस्टेंस। तो हम लिखते हैं R इन AC सर्किट। R इन AC सर्किट। तो कोई रेजिस्टेंस को हमने क्या किया? AC सर्किट के अंदर कनेक्ट किया। अब AC सोर्स का सिंबल ऐसा होता है। अब यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तो AC करंट की डायरेक्शन क्या बनाएंगे हम? इसमें कभी भी AC करंट की डायरेक्शन शो नहीं करेंगे क्योंकि वो चेंज होती रहती है ना। आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इट्स डायरेक्शन विल चेंज, है ना, कंटिन्यूसली चेंज। तो डायरेक्शन हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, केवल ऐसे ही रखेंगे। तो सपोज यहाँ से हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया वो किया V = V0 sin ओमेगा t। दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड बाय अस। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है केवल एक ही कंपोनेंट लगा है, रजिस्टर, उसी पर होगा। ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो केवल एक ही कंपोनेंट लगा है, रजिस्टर, उसी के ऊपर होगा। यानी पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और कहीं इसको जगह नहीं है। तो सपोज यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम एक बार VR एज्यूम कर लें। क्या कर लें? VR मान लें। तो ये VR किसके इक्वल होगा? इस V के इक्वल होगा। VR क्या होगा? V के इक्वल होगा क्योंकि यही पूरा का पूरा यही ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो हम किरचॉफ लॉ से इनको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो किरचॉफ लॉ से वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। तो V + VR इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? लेकिन हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ V इज इक्वल टू VR। दैट इज वी कैन राइट सिंपली V इज इक्वल टू VR। ठीक है, V इज इक्वल टू VR। कहाँ से? फ्रॉम किरचॉफ लॉ, फ्रॉम KVL, है ना, कहीं से कहीं, वहीं से वहीं पढ़ा हो तो
तो ये KVL से आप सीधा डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज होगा वो भी कितना होगा, V इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज होगा। अब रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो होगी, तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू कौन आई, आर आई, तो V इज इक्वल टू आर आई, तो करंट I इज इक्वल टू वी आर अपॉन आर, तो वी आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब ये वी नॉट अपॉन आर की हम डायमेंशन देखेंगे, तो ये डायमेंशन किसके इक्वल आएगी, करंट के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी, करंट के इक्वल, है ना। तो यानी यहाँ का अब ये साइन का जो मल्टीपल है, साइन की वैल्यू 0 होगी, तो ये जो इसकी आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, आई नॉट लिख देते हैं। आई नॉट क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस करंट, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। तो ये सिंपल क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ से आई नॉट की वैल्यू क्या है, वी नॉट बाई आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। ठीक है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गई। अब इंपॉर्टेंट काम, सबसे पहला काम, चेक द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। कितना, दोनों की इक्वेशन क्या है, यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू ओमेगा टी, और यहाँ पर ये ओमेगा टी, साइन के आर्गुमेंट्स में दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फेज डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, 0। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0। डेल्टा फाई 0 है, इसका मतलब करंट एंड वोल्टेज बोथ आर रिमेन इन सेम फेज, यानी दोनों क्या होंगे, साथ साथ 0 होंगे, साथ साथ मैक्सिमम होंगे, साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होंगे, फिर साथ साथ 0 होंगे, है ना, सातों जन्म साथ साथ रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब करंट और वोल्टेज है वो सेम डायरेक्शन में रहेंगे, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ चेंज होगी। फेज डिफरेंस इसी को बताता है, इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो दोनों के का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा वो साथ साथ मैक्सिमम होगा, साथ साथ मिनिमम होगा, साथ साथ 0 होगा। तो अब इसके अंदर सेकंड हम लेते हैं ग्राफ। सेकंड स्टेप हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ सिंपल V का तो V0 साइन ओमेगा टी है, यानी साइन थीटा का जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आ जाएगा। तो सबसे पहले V का ग्राफ बना लीजिए आप, ये V का ग्राफ बना लिया, ये इधर V नॉट लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस V नॉट लिख दीजिए। ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये दोनों लूप है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब करंट का बनाना है, तो करंट की जो पीक वैल्यू है वो क्या है, R जनरली जो होगा वो क्या होगा, 1 से कम होता नहीं है, तो इन जनरल R जो होगा 1 से ज़्यादा होगा, यानी I नॉट जो है हमेशा V नॉट से कम होगा, है ना, बाकी सेम। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू जा रही है, ये ग्राफ हम किसके साथ साथ बना रहे हैं, टाइम के साथ में। किसके साथ बना रहे हैं, टाइम के साथ में, तो यहाँ पर टाइम भी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0, यहाँ कितना टाइम आएगा, T/4, T/2, 3T/4 T। ठीक है, और ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू I नॉट, ये ग्राफ बन गया। अब इसके बाद में रेजिस्टेंस हो गया, ग्राफ हो गया, इसके बाद में बचता है फेजर डायग्राम।
मतलब फेजर डायग्राम के अंदर हमें इस टाइप से डायग्राम बनाना है कि उसकी इक्वेशन का भी पता चल जाए। क्या है? उसकी इक्वेशन का भी पता चल जाए। तो यहाँ पर 2-3 तरीके से आप फेजर डायग्राम बना सकते हैं। पहले सही अच्छा परफेक्ट तरीका क्या है वो देख लीजिए। एक 2 सर्किल बनाइए अलग अलग रेडियस के, एक कम रेडियस का एक ज़्यादा रेडियस का। कम रेडियस का किसके लिए? कंसेंट्रिक सर्किल्स बनाने हैं। ठीक है, ये कंसेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, तो ये कंसेंट्रिक सर्किल्स है। अब यहाँ पर जो आई है ये हमने बना दिया आई की इक्वेशन यहाँ से ओमेगा टी। पहले हालांकि वी का बनाना है, हमने आई का बनाया, कोई बात नहीं। और वी भी क्या है? इसी डायरेक्शन में है। तो ये वी के लिए। अब वी का ओमेगा टी, एक्चुअली में ये एरो का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर वी की कितनी होगी? आई नॉट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगी? वी नॉट और आई नॉट। क्या होगी? वी नॉट और आई नॉट। करंट की वैल्यू आई नॉट है और ये वी नॉट है। और आपने भी ये पढ़ा है कि ये जो सर्किल है, यदि यहाँ से एंगल ओमेगा टी है, कोई भी वेक्टर है आर है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? है ना, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। इस टाइप से इक्वेशन होगी, ये आपने पढ़ चुके हो। तो यहाँ से दोनों की इक्वेशन बना सकते हैं। दोनों की इक्वेशन के बारे में पता चल रहा है यहाँ से। तो ये इसका क्या हो गया? फेजर डायग्राम हो गया। क्या हो गया? फेजर डायग्राम हो गया। फेजर डायग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया? फेजर डायग्राम हो गया। तो ये अपने पास आर सर्किट कंप्लीट हुआ। अब कई बार सिंपल आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम नहीं हो तो आप कुछ नहीं करें, सिंपल इतनी 2 एरो भी बना देंगे तो भी चल जाएगा। वी नॉट और आई नॉट, ये ऐसे सबसे सिंपल। और थोड़ा कर सकते हो तो एक ऐसे क्वाड्रेंट बनाकर ऐसे बना दीजिए, है ना, आई नॉट वी नॉट। ये इसमें तो चल जाएगा। क्या है? इसमें तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर ये बनाया है तो ओमेगा टी लिख दीजिए। ये भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप ऐसा बनाएं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए। ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रेटेड 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज। A resistance of 20 ohm is connected to a source of alternating current rated 120 volt, 50 hertz. Then write the equation of current and voltage. Write the equation for current and voltage. ठीक है, अब इसमें आपको एज्यूम करके चलना है कि हमारे घर के अंदर जो करंट आ रही है वो किसकी फंक्शन है? साइन की फंक्शन है। तो यहाँ पर जो करंट होगी वो क्या होगी? या तो साइन का फंक्शन होगी, कोसाइन का फंक्शन होगी। जब तक आपको कुछ नहीं दे रखा, सिंपल दे रखा है, तो आपको साइन का फंक्शन मांगते हुए आपको क्या करना है? इसमें करंट की और वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है। रेजिस्टेंस दे रखा है तो आपको सारे पैरामीटर इस इक्वेशन का पोस्टमार्टम करना है। क्या फाइंड करना है इसमें? वो लिख लीजिए। आई नॉट फाइंड करना है, आई आर एम एस फाइंड करना है, वी आर एम एस फाइंड करना है, वी नॉट फाइंड करना है। लेकिन वी नॉट और ये आ जाएंगे, देखिए उसके लिए कोई वैल्यू हमें चाहिएगी। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑलरेडी गिवन है, ओमेगा फाइंड कर सकते हो, एफ फाइंड आपसे करवाया जा सकता है, और ग्राफ आप इस इक्वेशन के आपसे बनवाए जा सकते हैं।